नमस्कार। अमर उजाला.com में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पूरी दुनिया में तमाम खबरें पीछे चली गई हैं, खबरें दब गई हैं, खबरें छोटी हो गई हैं। न चुनाव की खबरों पे ज़्यादा नज़र जा पा रही है, न त्योहार उस तरीके से मन पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में धरती का एक हिस्सा जो है वो लगातार अशांत है। लोग स्तब्ध हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक लगातार इज़राइल और हमास की चर्चा हो रही है, और इज़राइल हमास चर्चा के बीच में लोगों को ये लग रहा था कि अब ये जो स्थिति पूरी बन गई है। 7 अक्टूबर को हमास आया, उसने बहुत ही भीषण घुसपैठ करके आतंकी हमला किया। जिस तरह के दृश्य सामने आए, संगीत उत्सव में थिरक रहे युवाओं को मारा गया, बंधक बनाया गया, घरों में घुसकर बच्चों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया। वो आसमान से भी आए, वो जमीन से भी आए, वो पानी से भी आए। और ऐतिहासिक जो पिछले 50 साल 48 में जब से ये बना, उसमें भी नहीं, योम किप्पुर में भी नहीं, और स्थापना के पूरे जो 74 साल हैं इज़राइल के, उसमें कभी इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली थी। दुनिया स्तब्ध थी, और वो इज़राइल और वो मोसाद जिसकी पूरी प्रतिष्ठा दांव पर थी, वो बदला लेने पर उतारू था। जितना गोला बारूद अफगानिस्तान पर अमेरिका ने 1 साल में बरसाया, वो लगभग 10 दिनों में बरसा चुका है इज़राइल अभी तक गजा पर। और उसके बावजूद भी स्थिति हल नहीं हुई। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये है कि 200 से अधिक बंधक जो अलग-अलग देशों के, जिसमें ज्यादातर यहूदी हैं, वो अभी भी गजा पट्टी में हमास के कब्जे में या उसके आसपास छिपाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात है, गजा पट्टी कोई ऐसा इलाका नहीं है कि वहां पर केवल हमास के आतंकवादियों का एक अड्डा बना हो और जाओ और मार के वापिस आ जाओ। सुरंगें बनी है 500 किलोमीटर से ज्यादा की, बहुत ही जटिल उसका चक्रव्यूह है। दूसरी बड़ी बात है कि वहां की आबादी दुनिया के सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है। छोटा सा क्षेत्र है, लगभग 40 किलोमीटर बाय 15 किलोमीटर का, और उसमें खुली जेल उसको इसलिए कहा जाता है कि बहुत घनी आबादी है। जो दक्षिण गजा की तरफ जाने के लिए बार बार इजराइल कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस इलाके में हैं, जिनको ह्यूमन शील्ड या मानवीय कवच के रूप में भी इस्तेमाल करने का आरोप हमास के आतंकियों पर लगता रहा है। वो नीचे गए नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की इजराइल यात्रा की बात हुई। देखिए, यूक्रेन गए थे वो एक बार रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान, और अभी जा रहे हैं। इसके अलावा वो शिखर वार्ताओं में ही जाते हैं जो बाइडेन, या फिर वर्चुअल वार्ताएं दुनिया के नेताओं से करते हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज पहले ही इजराइल पर जाकर अपना वक्तव्य दे चुके हैं। एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री जो है अमेरिका के, लगातार बने हुए हैं, अरब देशों से बात कर रहे हैं, इजराइल भी गए हैं। और ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी जाने की बात कही है। इस बीच जो बाइडेन का दौरा तय होता है, और एक बड़ी खबर आती है कि गाजा पट्टी में एक अस्पताल पर मिसाइल से हमला हुआ और 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सब स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद ये युद्ध का बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अस्पताल पर बम गिरना किसी भी युद्ध में किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए लोग स्तब्ध हो गए। और इस घटना के बाद अचानक से जो बाइडेन की जो मुलाकातें थी वहां पर इस पूरे मामले को सुलझा लेने के लिए अरब देशों के राष्ट्र नेताओं के साथ, वो सारी एक के बाद एक धड़ाधड़ कैंसिल हो गई। जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे अब्बास, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। महमूद अब्बास ने, जॉर्डन के राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया, सऊदी मिलने से मना कर दिया। इस सब के मानी क्या है? इसका इजराइल हमास के संघर्ष पर क्या असर पड़ेगा? इजराइल के पास अब क्या विकल्प हैं बदला लेने के? और बाइडेन की यात्रा किस तरीके से इस युद्ध को हल कर पाएगी? इस पर बात करने के लिए 2 बड़े विशेषज्ञ मेरे साथ हैं, संजीव श्रीवास्तव जी और कमांडर भूषण दीवान जी। मैं दोनों का स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी को मैं ला रहा हूं फ्रेम में आपके साथ कैमरे पे। संजीव जी, लगातार इस मसले पर आप अलग अलग माध्यमों से बात रख रहे हैं, और अमर उजाला पर तो आप जुड़े ही हैं पहले दिन से युद्ध के। ये जो हमला हो गया सर अस्पताल पे, ये कितना बड़ा है, और बाइडेन की यात्रा को किस तरीके से प्रभावित करने वाला है? देखिए जयदीप जी, ये जो हॉस्पिटल पर गाजा में जो हमला हुआ है, इसकी जितने भी निंदा की जाए उतनी कम है। और पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जाहिर है कि इस घटना से बिल्कुल स्तब्ध है और इसकी कड़ी निंदा भी कर रहा है। इसकी शब्दों में निंदा नहीं हो सकती। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिसने भी इसको कराया है, और जाहिर है कि कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सभी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमास की तरफ से इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नामक जो आतंकी संगठन है उसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। तो ये गंभीर जांच का विषय है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो पूरा युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध चल रहा है इजराइल का, उसमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, एक टॉप प्रायोरिटी में रखना होगा कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज हैं वो अब ना हो। और इस तरीके की जो सिविलियन कैजुअलिटी जो हुई है, 500 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, और वो भी हॉस्पिटल के ऊपर हमला हुआ है। इस हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों ने, जैसी कि रिपोर्ट है, कि शरण ले रखी थी जो इजराइल के हवाई हमलों से अपने आप को बचाने के लिए। वो भी जाहिर है कि मारे गए हैं।
महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और जो रोगी थे वो जाहिर है कि सभी इसमें हताहत हुए हैं। तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अस्वीकार्य है और इस तरीके के हमले को रोका जाना चाहिए। इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए और पूरे युद्ध में सिविलियन कैजुअलिटी का विशेष रूप से इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को ऑपरेट करना होगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि इजराइल की यात्रा पर हैं और जाहिर है कि उन्होंने भी अपना आउटरीच व्यक्त किया है, अपना क्षोभ व्यक्त किया है और सभी ऐसे जो विश्व के जिम्मेदार राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो लीडर्स हैं, जो आम जन है, वो इस घटना से बहुत स्तब्ध हैं और जाहिर है कि इसकी निंदा कर रहे हैं। तो ये जाहिर है कि ये बहुत ही बड़ा एक डेवलपमेंट है। लेकिन इसके बारे में जैसा कि मैंने कहा कि जांच की आवश्यकता होगी और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये गहरी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है और इसको इसकी जब तक जांच नहीं होती और जब तक इसके बारे में तथ्य सामने नहीं आते तब तक इसके बारे में जाहिर है कि अनेक तरीके की अफवाहें और पूरे नैरेटिव को भी बिगाड़ने की भी कोशिश होगी। और जैसा कि इजराइल ने कहा है कि ये इस्लामिक जिहाद नामक आतंकी संगठन ने किया है और फिर जिस तरीके की आप देख रहे हैं कि इसके बाद जो मीटिंग्स वगैरह कैंसिल होने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो एक क्षोभ, एक गुस्सा अरब राष्ट्रों के बीच में जो है वो जाहिर है कि तात्कालिक एक प्रतिक्रिया के तहत स्वाभाविक भी है। लेकिन इसका जब इसके तथ्यों का जब खुलासा जब तक नहीं होता और जब तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग जो है वो अकाउंटेबल घोषित नहीं किए जाते, तो जब तब तक जाहिर है कि गुस्सा, ये क्षोभ कब नहीं होगा। और इस संदर्भ में जैसा कि मैंने कहा कि जांच की आवश्यकता है। लेकिन जाहिर है कि उसी तरीके का एक अनएक्सेप्टेबल एक्ट है जैसा कि हमास के आतंकियों ने वहां पर जो गाजा के और इजराइल के बॉर्डर पे किया था। और जैसा कि मैंने कहा कि ये हमास के द्वारा और आतंकी संगठनों के द्वारा एक साजिश का भी हिस्सा हो सकता है। मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा कि जो हमास है ये इतना बर्बर और क्रूर आतंकी संगठन है कि वो इस तरीके की साजिश को भी अंजाम दे सकता है कि वो अपने ऊपर, अपने नागरिकों के ऊपर, जबकि इजराइल की फोर्सेस वहां पर ग्राउंड अटैक करने जा रही थी, तो उस तरीके के हमले को करा करके और पूरी तरीके से इजराइल को ही कटघरे में खड़ा कर देने का भी साजिश हो सकती है और इसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये मेरा मानना है जयदीप जी कि ये बड़ी घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। इसकी एक जांच होनी चाहिए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको अकाउंटेबल घोषित करना होगा। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य ही कहूंगा कि चूंकि ये घटना हो चुकी है और अमेरिका हो चाहे अन्य राष्ट्र हो, सभी इसके बारे में अपना क्षोभ भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन है बहुत ही वोलाटाइल हो गई है और इस पूरी सिचुएशन को अब आने वाले समय में विश्व के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूरोपीय राष्ट्रों की, जो कि इस पूरी सिचुएशन को सुपरवाइज कर रहे हैं और इस पूरे सिचुएशन में अपने प्रेजेंस को, मिलिट्री पावर को वहां पर बनाए हुए हैं। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको इंश्योर करें कि इस घटना का एस्केलेशन ना हो और ये जो पूरा जो वर्तमान समय में स्थिति है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, ये वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। इस बात को लेकर के लगातार एक कम्युनिकेशन, एक डायलॉग बनाए रखने की आवश्यकता है। बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से राष्ट्रों के साथ संपर्क में रहने की आवश्यकता है। फिलिस्तीन के नेताओं का, जॉर्डन के नेताओं का, अन्य अरब राष्ट्रों के नेताओं का जो तात्कालिक क्षोभ है वो समझा जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जयदीप जी कि आने वाले समय में जो राष्ट्र बुद्धिमत्ता के साथ काम लेंगे और वो इस पूरी घटना के से अपने आप को जो है धैर्य से लेते हुए अपने आप को काम डाउन करेंगे और फिर एक कम्युनिकेशन और डायलॉग स्थापित करेंगे। तो ये तात्कालिक रूप से जरूर मीटिंग कैंसिल हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि फिर से जब ये थोड़ी सी स्थितियां एक दो दिनों के बाद जब ये क्षोभ शांत होगा, ये गुस्सा शांत होगा, तो उसके बाद फिर से एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होगा और फिर ये जो पूरी स्थिति है इसके ऊपर राष्ट्र मिल बैठ के और एक आगे का रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये जो घटना हुई है इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, शब्द इसके लिए कम पड़ जाएंगे जिस तरह की ये घटना है। घटना गलत हो गई है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है तो अब तय करना मुश्किल है। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। कमांडर भूषण दीवान जी, आप भी इस घटना पर लगातार मुखर हैं। संजीव जी की बात से एक बड़ी बात ये निकल रही है कि अब युद्ध की बजाय बातचीत से ये समस्या हल होगी। तो क्या अब ऐसा लग रहा है कि बड़ा युद्ध है जो टल रहा है, या फिर इजराइल तो नहीं छोड़ पाएगा? इजराइल अगर युद्ध से पीछे हट जाता है तो उसके नागरिकों को क्या जवाब देगा? दीवान साहब। जयदीप जी, क्षमा करें, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये हॉस्पिटल में जो चीज हुई है इसकी वजह से इजराइल पर ब्लेम आ रहा है और इजराइल इसके चलते ठंडा हो जाएगा, कुछ सवाल ही नहीं है। मेरी समझ में आंकलन मेरा ये है कि जो चीज इजराइल कह रहा है उसमें ज्यादा दम है। कारण हमास क्या है, वहशियत का और हैवानियत का पुलिंदा है
ठीक है, जो उन्होंने कर्तव्य किया है 7 अक्टूबर से वो सब देख रहे हैं। अब उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो इस टाइप का वो नैरेटिव बना रहे हैं मेरी समझ में। यही हमास बातें कर रहे हैं कि हमारे हॉस्पिटल में दाग दिया गोला इजराइल ने। यही हमास अपने सिविलियंस को जो इवैक्यूएट कर रहे हैं, नॉर्थ गाजा साउथ गाजा जा रहे हैं, राफा ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं, उनको फोर्स कर रहा है कि मत जाओ, यू बिकम ए ह्यूमन शील्ड। ये कर रहे हैं, कई दिनों से हो रहा है। तो ये बातें करना और साथ में ये भी दिखा रहे हैं वो इजरायली लेडी का एक जो बंधक लेडी का वुमेन का वीडियो कि उनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। क्यों? हमास का वजूद खतरे में लग रहा है, उनको लग रहा है, इसलिए नैरेटिव घड़ा जा रहा है। हर क्राइम में वो जो कहते हैं वो तो ठीक है, इंक्वायरी बताएगी। पहला देखना है कौन इसमें बेनिफिट करता है। इजराइल बेनिफिट नहीं करता है, खाली कुछ इतने हमास छुपे हुए उनको मारने के लिए 500, 200, 1000 को मारने के लिए इजराइल ये काम नहीं करेगा और बुरा नाम नहीं कमाएगा। तो ये काम हमास का ही है। पर जो भी है बहरहाल, मैं इसमें हमास को खत्म करके ही इजराइल चैन लेगा। और जहां तक बाइडेन आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड नंबर 1 और इजिप्ट पे प्रेशर और जॉर्डन में प्रेशर, इजिप्ट पे मेनली कि आप जो है इवैक्यूएट जो हो रहे हैं रिफ्यूजीज उनको आप रफा बॉर्डर में बंद मत करो, आने दो, ताकि ये जो इनोसेंट लोग हैं ये बच जाएं और तब हमास का खात्मा हो पाए। ये उसी काम के लिए बाइडेन आ रहे हैं। सर आप तो फौजी हैं, आप फौज से ही आते हैं, आप ये बताइए अब इजराइल के पास क्या क्या विकल्प है? अगर मान लो ह्यूमन शील्ड नहीं हटती है, अस्पताल को लेकर अब इजराइल के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है, चाहे उन्होंने किया और नहीं किया, वो तो क्लेम कर रहे हैं हमने नहीं किया। एक ट्वीट भी है, उसके लिए मैं संजीव जी को भी लाऊंगा एज ए मिलिट्री पर्सन। अब आप बताइए कि इजराइल के पास क्या ऑप्शन है इतनी ह्यूमन शील्ड के बाद? उन्होंने अपना मिलिट्री एम अचीव करना है और करेंगे, यही उनके पास ऑप्शन है। खाली एक इस वाक्य से कितना भी निंदनीय हो, अगर इजराइल ने भी किया हो, एस्टेब्लिश हो जाए, वो ट्वीट भी मैं जानता हूं जो कह रहे हैं उन्होंने डिलीट किया है, और उसके बावजूद भी इजराइल पुरजोर तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। और हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे विराम करके फिर आगे बढ़े, पर ये आगे बढ़ने का कार्रवाई जारी रहेगी ताकि हमास खत्म हो जाए। आगे बढ़ने की कार्रवाई जारी रहेगी। इस बीच संजीव जी मैं आपको फिर से ला रहा हूं, ये ट्वीट मैंने स्क्रीन पे दिया है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट किया था और उन्होंने लिखा था, दिस इज अ स्ट्रगल बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड द चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द लॉ ऑफ द जंगल। मतलब उन्होंने ये कहा था कि अंधेरे की संतानों और उजाले की संतानों के बीच का ये युद्ध है और ये मानवता बनाम जंगल राज के बीच का युद्ध है। लेकिन ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया और अब इसको लेकर भी हमास और दूसरे अरब के जो देश हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू पे हमलावर हैं। कूटनीतिक दृष्टि से आप इसके क्या मानी समझते हैं संजीव जी? देखिए, ये जो पूरी जो लड़ाई है, बेंजामिन नेतन्याहू का जो एक जो मैसेज वो कन्वे करना चाहते थे कि वो आतंकवाद जो कि हमास उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जाहिर है कि जो आतंक है, जो आतंक के जो दानव होते हैं वो अंधकार को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और अंधकार के ऊपर जो प्रकाश की जो विजय की जो बात कही उन्होंने, और जिस तरीके का जो हमास का जो चरित्र है, वो जाहिर है कि किसी जंगल राज में ही ऐसा चरित्र हो सकता है जहां पे इतनी क्रूरता, बर्बरता, नृशंसता दिखाई जाए। तो ये ट्वीट उन्होंने जरूर उसको डिलीट किया है, लेकिन जो इसकी जो भावना थी वो बहुत स्पष्ट थी कि वो आतंकवाद के को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। और मेरा भी ऐसा मानना है कि जो इजराइल का जो हमास के अस्तित्व को समाप्त करने का उसका जो संकल्प है वो यथावत है। और लेकिन जो ये घटना हुई है जो हॉस्पिटल पे अटैक की, इस वजह से वर्तमान समय में जो पूरा एक जो बड़ा एक अटेंशन, जो बड़ा फोकस जो कि निसंदेह जाना चाहिए, जो प्राथमिकता निसंदेह होनी चाहिए, वो सिविलियन जो कैजुअलिटीज ना हो, और इसको इंश्योर करना भी एक टॉप प्रायोरिटी है। और इसको इंश्योर करने के लिए अब इजराइल को भी जो अपने मनूवर्स लेने होंगे। लेकिन जहां तक उसका आतंकवाद के विरुद्ध अभियान का प्रश्न है, वो मुझे नहीं लगता कि वो रुकने जा रहा है। इजराइल हमास के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रख सकता, और इजराइल हमास के साथ जो है उसके इस तरीके की जो घटना के बाद इजराइल अब उसके साथ जाहिर है कि कोई संपर्क नहीं रखना चाहता और उसको समाप्त करने के लिए वो संकल्पबद्ध है। जैसा कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पहले से ही डे 1 से ही इस बात को लगातार दोहराया है कि ये जो उनका आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है, ये कॉम्प्लेक्स होगा, ये जटिल होगा, ये लॉन्ग ड्रॉन होगा, और इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है और ऐसे चैलेंजेस आएंगे।
इस प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे। जो हॉस्पिटल का हमला हुआ है और उसके बाद यदि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस जब वहां पर मूव करती, अंदर करती, अभी जाहिर है कि वो एक वेट एंड वॉच में है, अब इनको ऑर्डर्स नहीं मिले हैं, लेकिन जब कभी वो मूव करेंगी तो इस तरीके की सिचुएशन आगे आने वाले समय में भी आ सकती है कि जब उन्हें एक बड़ी जो है स्थितियों का सामना करना पड़े, जैसा कि इस हमले के बाद आया। हालांकि ये हमला बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन इससे जो उसका आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का जो संकल्प है वो मुझे नहीं लगता कम होने जा रहा है। और इजराइल, आप जानते हैं जयदीप जी, के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करना है, वो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलने वाला राष्ट्र है। और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उसका 9/11 मूवमेंट है। और 9/11 के बाद आप जानते हैं कि अमेरिका ने तालिबान के साथ क्या किया था। उसी तरीके का जो तालिबान के शासन को जिस तरीके से अफगानिस्तान में समाप्त किया गया था, उसी तरीके का जो रिजॉल्व है वो इजराइल का है और इजराइल वैसा करके रहेगा। बड़ी विचित्र बात एक ये भी है संजीव जी, बहुत से लोग इसको 9/11 या 26/11 नहीं मानते। वो तो ये कहते हैं कि रिटेलिएशन है, फिलिस्तीन की जमीन पर लगातार एनक्रोच करता चला आया है इजराइल, और इजराइल की तरफ से भी गलतियां हुई है, इजराइल ने भी मासूमों को मारा है। वो आपको नहीं दिखता। हमारी कमेंट लाइन पर आप देखें तो लगातार इस तरह के कमेंट्स आते रहते हैं कि जब इजराइल मारता है, रमजान के दिन मारता है, इजराइल ने जाके फिलिस्तीनियों को मारा, वो आपको क्यों नहीं दिखता। इस पर मतलब ये एक अलग तरह की सिंपैथी गेन करने की कोशिश भी हो रही है। देखिए, मैं जयदीप जी एक बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यहूदी जो सभ्यता है, यहूदी जो लोग हैं, उनका भी इस धरती पर रहने का, उनका भी अपना एक होमलैंड का पूरा अधिकार है, जैसा कि मुस्लिम्स का है, जैसा कि अन्य सिविलाइजेशंस का है। और ये यहूदी सभ्यता जो है बहुत ही पुरानी और प्राचीन सभ्यता है। इस बात को हमें समझना होगा। ये एक अब्राहमनिक जो रिलीजन है उसका एक, उसमें भी ये आता है। और जाहिर है कि ये जो इस यहूदी आबादी के ऊपर जो अत्याचार, जो अनाचार, जो होलोकॉस्ट का जो पूरा इतिहास उठाकर देखें तो जाहिर है कि जो है इसके बारे में भी उसी तरीके की बात कही जा सकती है कि शब्द कम पड़ जाएंगे और वो जो व्यथा का जो अंतहीन सिलसिला है वो समाप्त नहीं होगा। और ये जो यहूदी आबादी के ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसको ऐसे लोग भूल जाते हैं जो कि लगातार वो इजराइल की आलोचना करते हैं। इजराइल को अपने होमलैंड का, अपने अपने एक होम स्टेट का अपना उनका उनका अधिकार है और वो अधिकार उन्होंने अपने संकल्प से, साहस से पाया है। जो फिलिस्तीन का क्षेत्र था, अगर आप फिलिस्तीन का जो प्राचीन इतिहास उठा कर देखें तो वहां पर यहूदियों का वो होमलैंड था। वहां पर जो इस समय माउंट टेम्पल है वो जाहिर है कि यहूदी आबादी का एक बहुत ही सेक्रेट स्थल है और वो मनगढ़ंत नहीं है। उसका इतिहास है, उसके जो उनके जो देवता हैं, उनके जो यहूदी धर्म के संस्थापक हैं, उनका वहां पर पूरा इतिहास है। तो आज यदि इजराइल की स्थापना हुई है तो उसका पूरा हक बनता है कि वो अपनी स्थापना करे। और इसका सोल्यूशन ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन है, साइड बाय साइड फिलिस्तीन भी रहे, इजराइल भी रहे और शांतिपूर्ण तरीके से रहे। और जाहिर है कि इसके में एक सहमति बनाने के लिए डायलॉग की आवश्यकता है। लेकिन जयदीप जी एक बात और भी है कि चूंकि ये इजराइल और फिलिस्तीन का, हालांकि ये जो वर्तमान का विवाद है इजराइल फिलिस्तीन का विवाद नहीं है, लेकिन अगर इजराइल फिलिस्तीन के विवाद की बात करें तो ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है ये आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है। और चूंकि आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उनके रिजोल्यूशन में जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विश्व के जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आइडेंटिटी बेस्ड होता है तो उसको रिजॉल्व कराने में बहुत ही लंबा समय लगता है। यदि कभी वो रिजॉल्व होता भी है तो उसमें बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि संवाद स्थापित कर पाना, आइडेंटिटीज के बीच में आपस में सौहार्द स्थापित कर पाना संभव नहीं हो पाता बहुत आसानी से। तो इसी वजह से ये जो पूरी जो प्रक्रिया है ये अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। और लेकिन जो वर्तमान में जो जिस तरीके का जो ये आतंकी हमला हमास ने किया है उसकी जो साजिश ये थी कि जो इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में संबंधों को जो सामान्य करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको वो तोड़ना चाहते थे। ये जो आतंकी हैं ये अपने आतंक के कृत्य के माध्यम से जो ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में, अरब और इजराइल के बीच में जो एक डायलॉग चल रहा था उसको वो तोड़ना चाहते थे। और वर्तमान समय में भी ये जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ है इसके पीछे भी, जैसा कि मैंने कहा, जांच की आवश्यकता है और इसके ऊपर जांच होनी भी चाहिए। लेकिन ये भी एक साजिश का हिस्सा हो सकता है ताकि इसको और अधिक जो है इसकी ग्रेविटी को बढ़ाया जा सके और पूरे अरब और इजराइल के बीच में जो एक संवाद है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके, दुनिया को 2 खेमों में बांटा जा सके। यदि ये साजिश जैसा कि मैं कह रहा हूं कि साजिश का हिस्सा हो सकता है तो इसके ऊपर भी जो है हमें वॉच रखनी होगी और इसके मूल
जो कारणों को समझना होगा कि आखिर इतनी बड़ी साजिश क्यों की जा रही है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की साजिश है, और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को बढ़ाने की साजिश के तहत जो कि एक आतंकी सोच है, ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें एक से एक बड़ी से बड़ी घटनाएं अब सामने आ रही है। सभ्यताओं का संघर्ष है। और एक एक टिप्पणी आप दोनों की और लूंगा, हमारा लाइव का समय अब लगभग हो चला है। दीवान साहब को भी, दीवान साहब, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से, वॉर स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो बाइडेन जी का जो दौरा है ये कितना महत्वपूर्ण है? जो वहां के प्रवक्ताओं के हवाले से आया कि उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता ये भी है कि वॉर जोन में वो जा रहे हैं, दोनों तरफ से मिसाइलें चल रही हैं, जब सायरन बज रहा है तो बंकरों में छुपना पड़ रहा है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू को तक बंकर में जाना पड़ा, जो विजुअल्स आए जब संसद की कार्रवाई चल रही थी, इजरायली संसद की। ऐसे में बाइडेन की सुरक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था वहां होगी? क्या वो वहां बंकर में रहकर, क्योंकि हमारे जो लोग हैं लाइव में वो भी पूछ रहे हैं, तो बंकरों में रहकर क्या वो वहां पे बात करेंगे? दूसरा, ऐसे में जब फील्ड पे आप चूंकि फील्ड को समझते हैं, होते क्या स्थिति होती है, किस तरह का तनाव होता है, और ये पूरी युद्ध रणनीति में कितनी महत्वपूर्ण है बाइडेन की यात्रा जो अभी हो रही है इजराइल? इसके दो माने हैं जयदीप जी। एक तो बाइडेन वहां पहुंच के भी दिखाना चाह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से इजराइल के साथ हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम इसको सीरियस चीज समझते हैं और इसको सुलझाना भी चाहते हैं। इससे पहले कि चीन और रूस इसमें कूदे, हमारी मिलिट्री फोर्स भी वहां पे है और हम पीस के प्रोसेस के लिए भी वहां पे हैं। और तीसरी चीज, इजिप्ट को और जॉर्डन को बताना आप ह्यूमैनिटेरियन एड को ना रोकें। और चौथी बात यह है, जो आपने मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात की, यूएसए प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी बहुत अहम तरीके से रखी जाती है, उस चीज का डर नहीं है हमें बिल्कुल भी। पर मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूं, ये जो हॉस्पिटल की बात जिससे आपने टॉपिक को शुरू किया, हॉस्पिटल अटैक की जो बात शुरू की आपने, इसमें हमास भी और पूरा जो 25 अरब देश है, वो वर्ल्ड भी, पूरा 25 इस्लामिक वर्ल्ड भी इसको एक मौका लेके और इजराइल के ऊपर हावी होना चाहता है। अगस्त 2005 में खुद इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को त्यागा था और हमास को हैंडओवर किया था, हमास को पैलेस्टीन को हैंडओवर किया था, और वो 67 के से इजिप्ट के पास था, हैंडओवर किया उसको और खाली किया। तो बड़ी भारी गलती कर दी, ये कुछ सपोला पाल लिया बाजू में उन्होंने। तो ये तो खत्म होके रहेगा ही रहेगा हमास, क्योंकि उनके इजराइल के वजूद का सवाल है। और जो भी यूएसए कर रहा है, यूएसए यही कहेगा, क्या एक ही पर्पज है बाइडेन का आने का, कि हम बाइडेन, मैं इसलिए आया हूं कि कोलैटरल डैमेज, इनोसेंट सिविलियंस की डेथ वो ना हो। बाकी इजराइल का पूरा राइट है वहां रहने का, 4000 की हिस्ट्री बताती है, तो ये उसके लिए आए हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही दीवान साहब, आपका धन्यवाद। आप अमर उजाला के इस लाइव में जुड़े, आपको दूसरे लाइव में जाना है, हम आपसे आगे इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। संजीव जी, मेरे दो महत्वपूर्ण सवाल हैं। जैसा कि आपने कहा कि 2 नेशन स्टेट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है, जो लोग भी कमेंट करते हैं, और पिछले कुछ दिनों में मेरी जो विशेषज्ञों से बात हुई, उसमें अभी जो बेंजामिन नेतन्याहू वहां इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो तो पूरी तरह से बिलीव नहीं करते हैं 2 नेशन स्टेट में। हाँ, देखिए, ये बात सच है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही हार्डलाइनर नेता है, और जाहिर है कि एक बहुत ही राइट विंग उनका अप्रोच है। और जाहिर है कि वो इस तरीके की जो 2 नेशंस के संदर्भ में जो बातें रखी जाती हैं, जो प्रस्ताव रखे जाते हैं, उसको वो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसका कोई अगर एकमात्र सोल्यूशन हो सकता है, तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन ही हो सकता है। और 2 स्टेट सोल्यूशन की जो बात है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा भी कही जाती है, अन्य राष्ट्रों जिसमें भारत भी शामिल है, सभी इस बात को लगातार इस बात को कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इस पूरी समस्या का जो है एकमात्र समाधान है, कि जिसमें साइड बाय साइड इजराइल और पैलेस्टीन रहे, और दोनों जो है एक जाहिर है कि जो मुस्लिम सभ्यता और जो ज्यूस, जो यहूदियों की सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता रही है, और दोनों को, और ईसाई सभ्यता जाहिर है कि अब्राहमिक रिलीजन है, तीनों, और तीनों को साथ में मिलकर के रहना होगा। तो ये जो सभ्यताओं के बीच में संवाद की जो बात कही जाती है, इसको और अधिक बढ़ाना होगा। ये आतंकी इस तरीके के हमले को करके ये संवाद की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी अब्राहम एकॉर्ड्स के माध्यम से, उसको ये तोड़ना चाहते थे। तो इसकी ये जो गहरी साजिश है, जो इनकी जो गहरी सोच है, कि जिसमें कि वो वैमनस्य को, हिंसा को, घृणा को, इस तरीके की आतंकी साजिशों के माध्यम से करके वो आतंक की फसल उगाना चाहते हैं, आतंक का जो व्यापार करना चाहते हैं, उसको भी हमें समझना होगा। और जैसा कि मैं जयदीप जी कहता रहा हूं
कि यदि जो राष्ट्र बुद्धिमत्ता के साथ काम लेते हैं, यदि वो इन जो आतंकी संगठनों के विरुद्ध उनकी जो फिजिकल एंटिटी को समाप्त करने के लिए जैसे कि आईएसआईएस की जो फिजिकल टेरिटरी थी रक्का और मसूल में और सीरिया और लीबिया इत्यादि में, उसको ट्रंप के राष्ट्रपति ट्रंप के शासन के काल के दौरान जो है जो समाप्त किया गया था, उसी तरीके से हमास को भी समाप्त करना होगा आईएसआईएस की तरह से। और दूसरा यह है कि जो संवाद की जो प्रक्रिया अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद चल रही थी, उसको भी आगे बढ़ाना होगा। यदि ये अब्राहम एकॉर्ड्स की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये आतंकियों की सबसे बड़ी हार होगी। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का जो काउंटर हो सकता है वो डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन ही है, और ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो डायलॉग से ही सुधर सकता है। आपस में एक सभ्यताओं के बीच में जैसे जैसे संवाद स्थापित होगा, एक दूसरे के प्रति समझदारी बढ़ेगी, ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में और अधिक इंटरेक्शन होंगे, वैसे वैसे जो है ये दोनों राष्ट्र इस बात के लिए सहमत होंगे। लेकिन ये बात सच है कि वर्तमान में जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात के लिए तैयार नहीं होते कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को माने, और इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि अधिक संवाद की आवश्यकता है नेगोशिएटिंग टेबल पर, और डायलॉग की आवश्यकता है, और इसी के माध्यम से ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ संजीव जी, आज ही संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की भी बैठक है, तो आपको क्या लगता है, वहां पर इजराइल ने खुद अपनी तरफ से बयान जारी करके कहा है कि बैठक हमारे लिए अहम है? देखिए जयदीप जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो पूरी संस्था है वो बड़े ही निराशावादी मेजरेबल तरीके से वो जो है सामने आती है, और जाहिर है जो यूनाइटेड नेशंस में सुधार की जो आवश्यकताएं हैं वो जब तक नहीं होते तब तक यूनाइटेड नेशंस इन बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना सक्रिय योगदान नहीं दे सकता। चाहे वो यूक्रेन का संकट हो, चाहे उसके पहले की जो भी संकट आए, हर जगह यूएनएससी अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाने में विफल साबित हुआ है, मिजरेबली फेल्ड हुआ है। और इसका कारण यही है कि वहां पर जो ये संस्था है वो 20वीं सदी के मध्य में बनी थी, और आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। आज की रियलिटीज विश्व की अलग है, और सिक्योरिटी काउंसिल में जो तरह तरीके की जो पंच प्रधान है, वहां के जो P5 के जो कंट्रीज हैं, और उनके पास जो एक वीटो की पावर है, और जाहिर है कि वो अलग अलग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के आधार पर अपने वीटो का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में कोई रेजोल्यूशन वहां पे ठीक तरीके से पास नहीं हो पाता। जो बैठकें तो अवश्य होती हैं, जो एक जो राउंड टेबल है, बहुत ज्यादा उम्मीद उससे नहीं की जा सकती है, और यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिका तब तक नहीं अदा कर सकता सक्रिय तरीके से जब तक कि वहां पर रिफॉर्म्स नहीं हो जाते। इसलिए मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि यूएनएससी की जो बैठक है उससे कोई नया सार्थक जो है इजराइल शायद दुनिया की मंजूरी यूएन के रास्ते से देख रहा है, इसलिए इजराइल ने शायद ज्यादा उम्मीद लगा ली है, क्योंकि इजराइल को कोई ना कोई वर्ल्ड समर्थन तो चाहिए। आखिरी सवाल आपसे संजीव जी ये है कि जो बाइडेन अमेरिका के मतलब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सुपर पावर के राष्ट्रपति जब वहां जाते हैं, और तमाम मुस्लिम देश जिनसे वो मिलने वाले थे वो लोग मना कर देते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए मना करना कोई मामूली बात वैसे नहीं है। हालांकि जो अरब देशों में अमेरिका को लेकर कोई बहुत सहानुभूति नहीं है, बहुत समर्थन नहीं है, ये ईरान से तो अदावत ही चलती रही, ईरान से लगातार विरोध का ही सिलसिला चला है, लेकिन फिर भी ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। जॉर्डन ने मना कर दिया, मिस्र ने मना कर दिया, खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने मना कर दिया। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बावजूद बाइडेन अगर जा रहे हैं तो इससे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखिए ये जो प्रतिक्रिया है, चाहे वो वेस्ट बैंक के जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जो प्रतिक्रिया आई है प्रेसिडेंट अब्बास की, और इसके अलावा जॉर्डन और इजिप्ट में ये जो प्रतिक्रिया है, ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया है कि जो एक मोमेंटरी रिएक्शन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई है और ये अनएक्सेप्टेबल है, अस्वीकार्य है, और इसकी वजह से वहाँ के जो वेस्ट बैंक के लोगों के अंदर भी जो क्षोभ है, गुस्सा है, और जाहिर है कि ये जो नेता हैं वो अपनी जो जनता की जो भावनाएं हैं उसको वो अनदेखा नहीं कर सकते, और जो इतनी बड़ी घटना, इसमें 500 से भी ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए हैं, उसको जाहिर है कि तुरंत ही इसके संदर्भ में एक इसको पचा पाना किसी के लिए संभव नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये तात्कालिक प्रतिक्रिया है, क्षोभ है, गुस्सा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ये सिचुएशन थोड़ी काम डाउन होगी, उसके बाद फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को के साथ उसके चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस जो है फिर से स्टैब्लिश होंगे, और फिर से ये मीटिंग्स प्लान होंगी, और मीटिंग्स के अलावा, संवाद के अलावा इस समस्या को आगे का कोई रास्ता नहीं है, और इसका एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। इस बात को अमेरिका इंश्योर करने के लिए मेरा ऐसा विश्वास है कि वो लगातार, चाहे वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज हो वेस्ट बैंक की,
या जो जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, अन्य जो राष्ट्र हैं जहाँ पे अभी एंटोनी ब्लिंकन दौरा करके आए हैं, सभी के साथ वो संपर्क में रहेंगे और फिर से ये मीटिंग्स होंगी। लेकिन चूंकि ये तुरंत ये घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना है, जिसकी निंदा हर जगह की जा रही है, लोग सड़कों पर आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और सिविलियन आबादी को बचाने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरीके की एक मीटिंग का जो कैंसिल होना, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इससे संजीव जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो अस्पताल पर हमला हो गया है इस दौरे के बीच में, 12 दिन हो गए युद्ध को, क्या ये इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित होगा? क्या यहाँ से युद्ध की दिशा बदल सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये युद्ध की दिशा बदलेगी। युद्ध जो है आतंकवाद के विरुद्ध जो चल रहा है वो जारी रहेगा। ये जैसा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है, बार-बार कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है और इसमें साजिशें भी बहुत हैं और इस पूरी घटना के पीछे आखिर कौन-सी साजिश रही है, तो इस इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ा समय लगेगा। तो ये प्रोसेस लॉन्ग ड्रॉन होगा और ये युद्ध लेकिन जहाँ तक इज़राइल के हमास के ऊपर विजय हासिल करने की, हमास के गाजा पर शासन को समाप्त करने का उसका जो रिजॉल्व है, जो संकल्प है, वो यथावत कायम है। ये इसमें एक ठहराव थोड़ा जरूर आएगा कि जो इज़राइल एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करने जा रहा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये युद्ध जारी रहेगा और ये चूंकि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ा भी जाना चाहिए, जीता भी जाना चाहिए। ये इज़राइल के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है कि जिस तरीके का एक बर्बर क्रूर जो आतंकी हमला उसके ऊपर किया गया हमास के द्वारा, हमास फिर ऐसा करने की स्थिति में न रहे, इस बात को भी इंश्योर करने के लिए हमास के शासन को समाप्त करना होगा और हमास के टेरर की मशीन जो है, जो टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर गाजा में है, उसको भी ध्वस्त करना होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है और ये इस घटना के बाद थोड़ा ये प्रोसेस लंबा अवश्य होगा, लेकिन ये युद्ध सकारात्मक दिशा में आतंकवाद के ऊपर विजय के संदर्भ में जारी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। युद्ध जारी रहेगा क्योंकि दरअसल ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ एक देश की लड़ाई है जिसकी सरजमी पर कदम रखकर आतंकवादियों ने उसको खुली चुनौती दी और देश भी वो इजराइल जो 48 से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 48 के पहले वो देश ही नहीं था। यहूदी दर दर भटकते थे, अलग अलग देशों में बसे हुए थे, नाजियों ने उन पर जबरदस्त जुल्म किए, अत्याचार किए। 60 लाख से ज्यादा यहूदी, आप सोच के देखिए, 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का नरसंहार हो गया। उसके बाद जब उन्होंने अपने लिए एक देश मांगा तो वो देश इजराइल ही इसलिए हो सकता था कि वहां यरूशलेम है, यरूशलेम से वो अपने धर्म का, अपने अस्तित्व का उपजना मानते हैं, जहां से वो उपजता है वहीं वो रहना चाहता है, इसलिए उन्होंने वो देश मांगा। वो देश उन्हें मिला, लेकिन आज तक शांति और सुकून से वो वहां रह नहीं पा रहे हैं। उसके पहले जो बीच के समय में वहां बाशिंदे रहते थे, उनका कहना है कि आप कहां से आ गए, आप यहाँ क्यों रहना चाहते हैं, ये धरती तो हमारी है। ये सारी लड़ाई है और ये सभ्यताओं का संघर्ष है जिसमें आतंकवाद ने अपना मुनाफा, अपना फायदा देख लिया है। यही इस फसाद की जड़ है। संजीव जी, आप हमारे साथ अमर उजाला के इस लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो पूरा युद्ध है, ये दरअसल अब वहां पहुंच गया है जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति को खुद इजराइल की धरती पर जाकर ये देखना पड़ रहा है कि अब युद्ध की दिशा क्या हो। 12 दिन पहले हुए हमले के बाद से अभी तक इजराइल तमतमाया हुआ है। इजराइल की कोशिश है कि वो बदला ले। बदला लेने की राह में दो बड़ी अड़चने हैं। उनमें से सबसे बड़ी अड़चन है वो बंधक, जिसमें खुद उनके देश के नागरिक शामिल हैं। वो इजराइल जो अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए युगांडा की धरती पर जाकर ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाता है, अपने लोगों को युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन की नाक के नीचे से बचा के ले आता है। उसी इजराइल को अपने बंधक जो हमास के पास हैं उनकी चिंता है, उन्हीं में विदेशी नागरिक भी हैं। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी मानवीय शील्ड है, ह्यूमन शील्ड है, मानवीय कवच है उन लोगों का जो गाजा पट्टी के निवासी हैं, फलिस्तीनी नागरिक हैं। फलिस्तीन के ये नागरिक दरअसल आतंकवाद की ढाल बन गए हैं, उनको खुद एहसास नहीं है। अस्पतालों के पीछे गोदामों में विस्फोटक रखे गए हैं, ऐसा इजराइल का आरोप है। और इन लोगों की ढाल को हटाकर हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने पर्चे गिराए, उन्होंने लगातार चेतावनी दी और कहा कि ये लोग दक्षिणी गजा जाकर वहां से निकल जाएं। इसी रास्ते को साफ करने के लिए, इसी रास्ते को बेहतर करने के लिए इजराइल के साथ बात करके जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति, वो वहां जा रहे हैं इजराइल की धरती पर। लेकिन उसके पहले जो अल अबीबी अरब अस्पताल है गजा पट्टी में, उस पर एक मिसाइल से हमला हो गया। उस हमले में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। बहुत क्रूर चेहरा विध्वंस का, विनाश का उभर कर आया इस हमले के बाद। दोनों ही देश, दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक खामोश बैठे फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी बयान जारी करके इस हमले की निंदा की है। ईरान ने निंदा की है, तुर्की ने निंदा की है।
ईरान के बाद लगातार दूसरे अन्य देश मिस्र, सीरिया, यहां से भी, और खैर खुद जो बाइडेन ने भी इसकी निंदा की है। बड़ी बात यह है कि आईडीएफ ने और इजराइल ने खुद कहा है कि हमला उन्होंने नहीं किया है। हमास की तरफ से चली हुई एक मिसाइल अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले ही विस्फोट हो गया उसमें, और उस विस्फोट की वजह से ही जो कुछ भी घटित हुआ उस अस्पताल में, वो उसका कारण है। इजराइल ने इस तरह की हरकत नहीं की है। सही कौन है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पूरी दुनिया एक बड़ी विभीषिका के दरवाजे पर खड़ी है। कुछ विश्व नेता चाहते हैं कि इसी तरीके से ये युद्ध हो जाए, कुछ विश्व नेता चाहते हैं कि नहीं, युद्ध टाला जाए, लेकिन इजराइल का बदले का जो अधिकार है वो भी बना रहे। इजराइल उसकी धरती पर हुए हमले के प्रतिकार का अधिकार रखता है। अगर आतंकवादियों ने उनकी जमीन में घुसकर इस तरह की हरकत की है तो निश्चित ही इस तरह के आतंकवाद को खत्म किया जाना चाहिए, और आतंकवाद किसी भी शक्ल में हो, किसी भी सूरत में हो, उसके पीछे अधिकारों की लड़ाई को छुपाकर उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। अमरउजाला.com पर हमने 2 विशेषज्ञों से बातचीत करते हुए कोशिश की कि हम ये समझने की कोशिश करें कि अस्पताल पर जो गाजा पट्टी में हमला हो गया है, क्या वो इस पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट है? क्या जो बाइडेन की यात्रा से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा? 12 दिन से बदला लेने को उतारू इजराइल आखिर अपना बदला किस तरीके से पूरा करेगा? उसकी पूरी जो 74 साल की यात्रा है इस देश के बनने की, उसमें सबसे अहम मोड़ पर इस वक्त इजराइल खड़ा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो खुद इसको आगे से पूरा कमांड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनकी चुनौती यह है कि वो अपने बंधकों को कैसे छुड़ाए और कैसे अपनी धरती पर हुए हमले का बदला लें। इस बीच जब बाइडेन इजराइल की धरती पर पहुंचेंगे, वो सारे लाइव अपडेट्स भी लेकर हम आपके साथ इसी तरह अमरउजाला.com पर मौजूद रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए अमरउजाला.com।